केस 307 क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर का बेसिकली बात हुआ। And you were fighting फाइटिंग विद दिस, and that was the first case. दैट वाज माय फर्स्ट केस। छपरा का मामला था वो। पहली बार जब वो कोर्ट में जाके जज के सामने बोलना रहता है तो वो क्या सीन होता है, क्या फील होता है? देखिए, ये तो स्टार्टिंग डेज का आप पूछ रहे हैं। हाँ, यार, exactly. 10 साल पहले के स्टार्टिंग डेज का आप पूछ रहे हैं। या एंड जजेस का भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, Judges are very respectable person। कभी ऐसे उनके साथ कभी इनफॉर्मल बातचीत हुई है और सब गोलगप्पा गोलगप्पा खाया सर? घुमाने नहीं ले गया। चीजें कितनी बिगड़ रही हैं, चीजें कितनी, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, और क्या? सच एन एब्सर्ड, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? What are we striving towards? This is a very तो empathetic। तो केस करने से पहले दिमाग में ये नहीं आता है कि यार सबूत तो केस वहाँ इस बात पे करे तब तो थाना उसका केस ही नहीं लेगा कि रेस्टोरेंट नहीं ले जाता है। वो तो बाइफर्केशन और ऑल्टरेशन करके सारा डुप्लीकेट चीज लिखती है। ये है जानो जंक्शन। टॉक टाइम। सत्यमेव जयते, मे द ट्रूथ विन। और सत्य की जीत होती रहे, इसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है जिसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारी न्यायपालिका, कोर्ट। और कोर्ट में काम कर रहे हजारों जजेस, एडवोकेट्स, जिनके चलते लाखों लोगों की जिंदगी में उन्हें अपना हक मिल। आम लोग जो हर रोज कहीं ना कहीं तमाम चीजों से लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में उन्हें सपोर्ट मिलता। उन्हें उनका हक दिलाने वाले इन सारे एडवोकेट्स को जानो जंक्शन की तरफ से एक सल्यूट और बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट में एडवोकेसी करते हुए, इनफैक्ट नॉट ओनली इन पटना हाई कोर्ट, इन पटना सिविल कोर्ट एज वेल, और रेरा के लिए भी एडवोकेसी करते हैं, एडवोकेट सौरभ विश्वम्भर। हाय सौरभ, वेलकम टू जानो जंक्शन। वेल, सबसे पहले तो ये बताओ कि कभी ऐसा आपने इससे पहले पॉडकास्ट या इंटरव्यू किया है? इंटरव्यूज तो काफी हुए हैं, जो भी हमारे मीडिया के लोग जजमेंट्स पे आते हैं, कुछ स्पेसिफिक जजमेंट्स पे तो मीडिया के लोग पूछते हैं। बट पॉडकास्ट विद जानो जंक्शन इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। और एक पॉडकास्ट का सिस्टम भी हमारे इंडिया में नया ही है, 1 साल आया है। आई एम वेरी मच ओवरवेल्म कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। अब जहाँ तक बात है पॉडकास्ट की, तो हम एडवोकेसी से, इनफैक्ट अपूर्व जी ने जब हमें कॉल किया और हमें बताया कि एक पॉडकास्ट हमें करना चाहिए, so I thought that this will be very informative for the people of Bihar. Actually, I am only concerned in this podcast, I am only concerned about the people of Bihar. Because I am practicing here, my portfolio is as an advocate, as a designation of an advocate. जितने भी हम ups and down देख रहे हैं law के बारे में, I will try to render as much as possible information to you. बिल्कुल, as you may can ask with. बिल्कुल। So thank you so much first of all for being here, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस एक फील्ड के बारे में हर इंसान को जानकारी होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी अवेयर, क्योंकि न्याय एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं जिंदगी में सबको चाहिए। बिल्कुल। और उसी के अराउंड मेरा एक सवाल, जो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में था, विच आई हैड टू आस्क यू, वाज बिहार में एडवोकेसी करनी है, ये सबसे पहले दिमाग में कब आया और क्यों आया? व्हाट्स योर स्टोरी बिहाइंड? I was born and brought up in Hajipur. Since 2002 पटना में हम आ गए, पटना में यहाँ आए। बट एज कमिंग अप, और जब भी हमने स्कूल्स में और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर्स थे हमारे इंटर में, उसमें हमने जो भी पढ़ा यही माना कि जो भी हमारा सिनेरियो है, कहीं ना कहीं अंडर ग्रास रूट पीपल्स को जस्टिस नहीं मिल पाया। तो रेंडरिंग जस्टिस टू ऑल द पीपल्स, रेंडरिंग जस्टिस टू द ग्रास डोर्स एट द डोर्स ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल सोसाइटी, इसके लिए हमने एक एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है युगांतर लीगल्स। अच्छा, तो क्या सिर्फ अमीर ही को जस्टिस मिलेगा और गरीब को नहीं मिल पाएगा? हाँ। क्या सिर्फ गरीब और अमीर की लड़ाई में ही कहीं ना कहीं न्यायालय में हम डोर्स तक जाके टाइम टेकिंग प्रोसेस पर लग जाएगा? तो माई एस्टैब्लिशमेंट युगांतर लीगल्स, इनका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक प्रेशियस टाइम में एक, बिकॉज टाइम इज द एसेंस ऑफ एनी लिटिगेशन फैक्टर। माइंड बहुत ये हो जाता है किसी भी लिटिगेंट का, लड़ते लड़ते हेजिटेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो आवर सिनेरियो इज, इट इज वेरी श्योर कि अब मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि लिटिगेशन टेक्स टाइम, बट माई एम इज टू गेट जस्टिस विद इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम।
ओके ये एस्पेक्ट है हमारा। ओके और जस्टिस हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 ही सिस्टम है, एक पॉलिटिकल लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये दोनों को गवर्न करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं कौन सा जुडिशरी। तो एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, राइट whosoever is a politician and whosoever is a businessman, whosoever is a common man. So this is very important to understand. अब चेक एंड बैलेंस बनाए रखने पे इतने बड़े हमारे 13 करोड़ 13 करोड़ 10 लाख हमारे बिहार की आबादी है, 40 लोकसभा सीटें हैं, तो वैसे में चेक एंड बैलेंस बनाने में नंबर ऑफ जजेस और नंबर ऑफ एडवोकेट्स रिलेटिवली काफी कम है। तो आपका जो क्वेरी था कि क्या आपको इंस्पायर किया एडवोकेसी में, राइट so this was what inspired me to get the justice within a span of time, also short span short span of time. तो ये कोर्ट को अप्रोच करने से पहले या फिर एडवोकेसी में जाने से पहले वो जो एक चीजें होती हैं जो हम अमूमन फिल्म्स में भी सुनते हैं कि यार यहाँ पे फाइल्स होती हैं, केसेस नीचे नीचे दबे रह जाते हैं, ऐसा एक्चुअली में क्या सिनेरियो है? बिल्कुल ये सिनेरियो गलत नहीं है, सिनेरियो सही है। ये अगर मीडिया में देखा गया या पिक्चर्स में दिखाया गया, एस्पेक्ट ये होता है कि आप एज अ कंटेस्टेंट आप आते हैं, कंटेस्टेंट कहने का मतलब एज अ लिटिगेंट आप आते हैं, आप एक काउंसिल को रख रहे हैं, आप किसी वकील को रख रहे हैं, आप खुद का इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो वकील आपके केस में क्या इंटरेस्ट लेगा? करेक्ट। तो वकील एन एडवोकेट इज मैक्सिमम एडवोकेट्स आर ओवरबर्डन्ड, मैक्सिमम एडवोकेट्स आर हैविंग ब्लड प्रेशर्स, ओके बहुत सारे परेशानियां हैं, बीपी है, शुगर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स इतने ज्यादा है। परेशानी कैसी है? मोस्ट ऑफ द टाइम परेशानी एनिमोसिटी से चल लेकर के एक दूसरे से जलन है, दैट क्रिएट्स अ कंटेस्टेंट के ऊपर केस करना है, कहीं ना कहीं इश्यूज आ जा रहे हैं केस करने का, तो वो इशू जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं आप एडवोकेट्स के पास ही जाइएगा। अब एक सिनेरियो बन गया कि दिस एडवोकेट इज एट टॉप, दिस एडवोकेट इज एट लो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एवरीवन हैज स्टडीड द सेम लॉ, या वो कैसे प्रस्तुत कर रहा है कोर्ट के सामने वो इम्पोर्टेंट, वो उसको बड़ा या छोटा बनाता वो उसको बड़ा या छोटा बनाता है। लॉ हमने भी वही पढ़ा है, लॉ उसने भी वही पढ़ा है। सारे एडवोकेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है, हमें लाइसेंस मिला है, तब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट। अब उस लाइसेंस के आधार पे हमारा ड्राफ्टिंग कैसा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, करेक्ट, लेकिन साथ साथ वो प्रस्तुत क्या कर रहे हैं माननीय न्यायपालिका के सामने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी भीड़ है, एक दिन में आप सिविल कोर्ट में चले जाइए तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको 100 केसेस कोर्ट को सुनना है, तो जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, तो फाइल कैसे दबेगा नहीं? राइट। आपका लड़ने वाला जो आप सेनापति रखे हैं या जो आपका एडवोकेट रखे हैं, हाउ विजिबल ही इज, हाउ वायबल ही इज, दैट डिपेंड्स, तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हुई बीच में, तो क्या कैसे रूट क्या था यहाँ तक पहुँचने का? रूट, एजुकेशनल रूट, ऑफ कोर्स। रूट तो हमारा, हम डॉन बॉस्को के प्रोडक्ट रहे हैं, डॉन बॉस्को एकेडमी पटना, दीघा। Then thereafter I went to Loyola High School. Okay. उसके बाद फिर I went to ICFA University देहरादून। All right. ICFA का full form please आप बताएं। Institute of Chartered Finance Analyst of India. Okay. Its main branch is Hyderabad. All right. और इसके second branch जो है वो देहरादून है, which is very famous for. कितने साल का कोर्स होता है? Law is basically for 5 years course after 12. That is basically for 5 years. तो इसके लिए एक entrance exam होता है? See, there's a difference. अगर आप CLAT देते हो, हाँ. तो you get into government colleges. All right. And if you go through this sector, private colleges में जाते हो, तो mine one was private college, ICFA University देहरादून. All right. So I got an opportunity to go into CNLU. तो CNLU एकदम नया कॉलेज था, 2009 में वो बना ही था। They were at times आपको लगता है कि घर से बाहर निकलते हैं इंटर के बाद। That was a very enthusiastic on many of the students कि घर से बाहर जाएंगे। तो वहाँ जाने पे नया चीज मिला, और जस्टिस को लेके जो पैशन मेरा डेवलप हुआ वो देहरादून ने ही मुझे दिया। अच्छा। क्योंकि एक चीज आप देखिएगा कि जो भी लोग पहाड़ी लोग हैं, हमारे इंडिया के ही पार्ट है, कल्चरल है हमारे इंडिया का, तो बड़े मेहनती है। तो मेहनत करने का जो कॉन्सेप्ट हमें वहां से है, सुबह उठना, पहाड़ पे जाना, वहां से फल तोड़ के लाना, पानी का सिस्टम नहीं है, कुआं से पानी लाना। आज भी देहरादून के जो सेला कोई जगह से हमने पढ़ाई किया है वहाँ ये सब प्रोमिनेंट है। ओके। तो मतलब बिहार में मेहनती लोग नहीं है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम ऐसा, बिहार में बहुत मेहनती लोग, मेरा जन्मभूमि है मेरा बिहार। लेकिन एक सिनेरियो जो हमने वहाँ, क्योंकि उस समय डे टू डे लाइफ सिनेरियो वहाँ ज्यादा टफ है
हिली एरिया में ठहरना और फील्ड में जाना में बड़ा अंतर है। कैसे पानी लेते थे, मतलब कुछ याद है? पानी का सिस्टम वहाँ पे ऐसा है कि अब तो फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो वहाँ बहुत ट्यूबवेल से सब लगा दी है। ओके। एक कॉमन कुआं टाइप है वहाँ, अच्छा। जहाँ पे सेलाकुई में है। हाँ। हम लोग स्टूडेंट थे उस समय, तो हम लोग एक रूम ले लेते थे अलग से। कॉलेज हॉस्टल्स भी थे, फिर बेसिकली बॉयज प्रेफर के अलग से अपना रहेंगे। ओके। तो देर जितने भी थे वहाँ पे कुएं थे, कुएं से भुट्टा की खेती वहाँ बहुत होती थी। अच्छा। भुट्टा जो होता है मकई, हाँ। तो वहाँ पे हमने हार्डशिप ऑफ लाइफ हम वहीं से सीखे। और जस्टिस के लिए अटैचमेंट जो है, जस्टिस के लिए सीकिंग जस्टिस टू द डोर स्टेप्स, हम वहीं से हमारा व्यू रहा। ऑलराइट। तो फैमिली ने उठाया भी कि यू कैन गो टू द जुडिशरी, आप जुडिशरी लीजिए, बट जुडिशरी से वो पब्लिक कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज जजेस लाइफ आर, ऑनरेबल जजेस लाइफ आर वेरी ग्लैमरलेस। उन्हें कम लोगों से मिलना है, हमें लोगों से मिलना पसंद था, लोगों की समस्या सुन के उन्हें हल करना पसंद था। तो ईच वन हैड देयर ओन माइंडसेट। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक इशू है। और हॉस्टल के बारे में और क्या कुछ याद है? बिकॉज यू नो हम अमूमन हम इंजीनियर्स या फिर अब हम जितने भी सीरीज भी देख लें, इनफैक्ट कोटा फैक्ट्री ले लो या फिर कुछ भी ले लो, हम इंजीनियर्स के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके हॉस्टल लाइफ के बारे में तो डिस्कस करते हैं, बट आई वांट टू नो अबाउट द हॉस्टल लाइफ ऑफ द पीपल हु आर परस्यूइंग एडवोकेसी, जो क्लैट देके या फिर इस तरीके के एग्जाम्स देके हॉस्टल में रहते हैं। क्या होता है? एक सेगमेंट है जो कि बचपन से ही डिवाइड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिबेलियस पीपल, जो एक क्रांतिकारी विचारधारा है, वो लॉ में जाते हैं मोस्टली। या तो लॉ में आप हुड़दंग तो नहीं देखिएगा। ओके। जो आप कहते हैं इंजीनियरिंग में, अभी आप कह रहे थे कि वेब सीरीज काफी है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ लोग पढ़ने में ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अदर प्रोफेशन में नहीं करते। तो वी एज एन एडवोकेट हमें मोटे मोटे केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं। एक केस लॉ जब मैं लॉ कॉलेज में फर्स्ट डे पे था तो मुझे 1 साल लग गया था समझने में कि ये पढ़ते कैसे हैं, जो कि अब मैं 1 घंटे में, आधा घंटे में कर सकता हूँ, क्रक्स है। लेकिन फर्स्ट ईयर लॉ कॉलेज में इट टुक मी 1 to 2 days समझने में लग गया था मुझे कि करते कैसे हैं। टीचर्स ने फिर बताया। अब सिनेरियो ये आ जाता है कि जो आपका मेन एस्पेक्ट आ रहा है कि लॉयर्स का लाइफ कैसा रहता है। फ्लैट देने के बाद वंस यू गो इनटू लॉ, सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि आइदर यू कैन गो, बहुत सारे अप्रोच है यहाँ पे, बहुत सारे फील्ड आपके लिए खुले हुए हैं। यू कैन गो इनटू जुडिशरी, यू कैन गो इनटू गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक APO, यू कैन गो इनटू जुडिशियल सेक्टर्स, आप लॉयर्स बन सकते हैं। कॉमर्शियल कंपनीज में आप इम्पैनलमेंट हो सकते हैं। जितने भी अलग अलग नेवीज आ गए, आर्मीज आ गए, ये सब में भी इम्पैनलमेंट होती है काउंसिल्स के। दे आर वेल पेड। ये सारा स्कोप है, ये सारा स्कोप्स है। और नॉनदलेस कुछ नहीं तो आपका अपना प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है। गवर्नमेंट काउंसिल आप हो सकते हैं, हाई कोर्ट में APO हो सकते हैं। तो हर आपको डिसाइड करना है कि आपका पैरामीटर आपको कहाँ सूट करना है। बहुत टाइम्स हमारे जूनियर्स पूछते हैं कि सर आई एम फ्रॉम बिहार बट आई एम ट्राइंग टू गो इनटू दिल्ली एंड ट्राई माय फ्यूचर। यू आर मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हो। बट जो बेनिफिट एडवोकेसी के फर्स्ट 5 years टू 10 years बहुत कांटो भरा है। एडवोकेसी का एक प्री रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बी फ्रॉम वेल सेट ऑफ फैमिलीज। पहले भी कहा जाता था कि भाई वकालत समृद्ध परिवार का ही पेशा है। ये सुना होगा आप। अब सिनेरियो बदला है। CNLU और जितने भी लॉ कॉलेजेस आने के बाद जो क्लैट का सिस्टम आया है, सिनेरियो बदला है। अब बहुत सारे कंपनीज भी आ गए हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली जो सिर्फ एडवोकेसी में जाना चाह रहे हैं, वकालत एज अ वकील की तरह अपना प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि अपने होम टाउन से परस्यू कीजिए। 3-4 साल पहले यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि सीखने में भी टाइम लगता है। जो लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन प्रैक्टिस, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके। ये एक एस्पेक्ट आपको मानना पड़ेगा। ऑलराइट। तो ऑल द यंगस्टर हु वांट टू परस्यू, पहले आप होम टाउन से सीखिए, जैसे हमने सीखा, और हम तो ये एस्टैब्लिश भी कर गए। हमारा होम टाउन बिहारी है, तो यहाँ से आप फिर आगे बढ़िए जैसा आपको इच्छा रहे, क्योंकि 3-4 साल एक जगह काम करने के बाद आपका माइंडसेट उसी हिसाब से बन जाता है। बिल्कुल। तो अच्छे हैं पिताजी माताजी को भी आप देखिएगा, फैमिली भी यहाँ आपकी प्रोक्योर होगी। दिस आर द बेनिफिट्स। एंड ऑफ द डे में ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन है कहाँ वो जाना चाहता है, ये मैटर करता है। So now that you're practicing, घर का क्या scenario होता है? How does the parent react? They are like settled from their mind कि अच्छा। See, my mother, Dr. Anita Saha है. She is presently principal in Hajipur. Okay. और इंटर कॉलेज में वो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अब she was very much कि my son will go into judiciary. अच्छा। जुडिशियल सर्विसेज जो लोअर जुडिशरी आते हैं, अब उनका आज भी है कि अगर तुम चाहोगे तो तुम निकाल लोगे। शी वाज वेरी मच इनटू कि
बडिंग लॉयर की तरह काम कर रहे हो, योर सर्विस तो रेंडर कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि उनके मन में है कि आप जज बन। ईच एंड एवरी पेरेंट चाहते हैं कि उनके बेटे, उनके वार्ड जो है गवर्नमेंट की सर्विस में चले जाए। हाँ बट इस बात को समझना पड़ेगा, निराशा के साथ नहीं, अवसरवादी के साथ नहीं, एक आशावादी इंसान के साथ अगर आप बढ़िएगा तो इंडिया के पॉपुलेशन अगर 150 करोड़ है, क्या 1% भी गवर्नमेंट जॉब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये पॉलिटिकल है, बट पॉलिटिक्स एंड लॉ गो वेरी साइड एंड साइड। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आप लॉ बना रहे हैं लेजिस्लेचर, और उसको फॉलो करा रहा है जुडिशरी। Who is the guardian of the Constitution of India? Judiciary is the guardian of the Constitution of India. Yes. We are the legal officer. Who is the legal officer? The advocates are the legal officers of the court. अब हर के अगर गार्जियन चाहेंगे कि वो जज ही बन जाए, तो अच्छा वकील कौन बनेगा? हालांकि ये हर पेरेंट्स का एक इच्छा रहता है कि उनके बेटे या बेटियां गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोस्ट में चले जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद जानो जंक्शन, आई क्लैरिफाई यू एट पॉइंट when there is a scope in any brief, और किसी को लग रहा है वकील को कि हाँ इसमें न्याय ऐसे नहीं वैसे हुआ है, there are 3 provisions in India. लोअर कोर्ट में जाइए, अपील में हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। there are 3 parameters. लोअर कोर्ट में आपको समय लगेगा, बट मान के चलिए कि 95 to 96% जो ऑर्डर आते हैं लोअर कोर्ट के, that are suffice, that are adequate, पूरे प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके आते हैं। और कुछ आप बताया जाए आप शेर? यस, एक तो मतलब इन सबसे हट के एक सवाल ये है कि अभी मैं बेसिकली आपके पेशे पे आ नहीं रहा हूँ। आई एम स्टिल वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच हैपेंस व्हेन यू गो इनटू लॉ। जैसे वीर ज़ारा देखिए आपने? वीर ज़ारा हमने देखी है। So वीर ज़ारा में there's the scene जहाँ रानी मुखर्जी goes into the court. They show the first day of her in the High Court of Pakistan. High Court where she thinks a lot about how she present herself in front of the judge. और जब वो आते हैं तो एक सीन के लिए बिल्कुल पॉज हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो पहली बार जब वो कोर्ट में जाके जज के सामने बोलना रहता है तो वो क्या सीन होता है, क्या फील होता है? ये तो स्टार्टिंग डेज का आप पूछ रहे हैं। हाँ, यार, exactly. 10 साल पहले के स्टार्टिंग डेज का आप पूछ रहे हैं। याद है पहला दिन अब क्या थे? कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉलो अ प्रोटोकॉल। हाँ, You have to follow a protocol. yes of course. But वो प्रोटोकॉल क्या है उसको मैं बता देता हूँ। And I want to actually understand your first experience. पहले दिन मेरा कैसा? मेरा पहला एक्सपीरियंस जब था तो एग्जैक्टली जब पटना हाई कोर्ट में मैं किया था तो आई वाज वेरी फियरफुल। डर लग रहा था। हाँ ऑल एट अ सडन पीछे 100 वकील है, सामने माय लॉर्डशिप है, हाँ। तो इनके स्टेनो है, मोर देन 200 पीपल्स के सामने आपको आर्ग्यू करना है। और केस क्या था? और केस वाज समथिंग, वो बेल तक कुछ मैटर था। और तुम और मैं लड़ रहा था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि पहला डेट पे तो केस डायरी कॉल हुआ था। इट वाज 307 307 का केस था वो, और वहां पे मैं लड़ रहा था। तो वहां पे केस 307 क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर का बेसिकली बात हुआ। And you were fighting with this, and that was the first case. that was my first case। छपरा का मामला था वो, the first private brief, not for seniors, first private brief। there was a difference कि पहले तो हम वकील सीनियर के ही केस में पहले टाइम लेते हैं, सीखते हैं उसी में। तो मैं अपने पहले केस का बात कर रहा था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें तो मैटर ऐसे ऐसे है, अब तो आपकी ग्रीवियस इंजरी है, तो हमने बोला केस डायरी मंगा लिया जाए। तो माय लॉर्डशिप वाज वेरी फेवरेबल कि भाई केस डायरी आ गया। तब पता चला कि जो जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें 12 लोग का नाम था, इनका नाम 11 नंबर पे था। तो आई सीक बेल। बेल इज अ राइट, जेल राइट नहीं है, बेल राइट है। तो बेल ज्यादातर केसेस में मिल जाता है। दैट वाज माय फर्स्ट केस, लॉन्ग बैक स्टोरी है। ऑलराइट। तो और डर लगा था? बिल्कुल को लगता है, हमारे को लगता पहला केस हर कोई याद रहता है। मेरा पहला केस इंडिविजुअली हाई कोर्ट में था और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में था। अच्छा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक है उपेंद्र जी का, अच्छा उसको इसको लेकर इसके खिलाफ मैं लड़ रहा था, सिंबल के खिलाफ। अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आयोग में क्या नाम है उसका, निर्वाचन आयोग में। आई वाज गुड इन इंग्लिश, फिर हिंदी में दिक्कत हुआ। निर्वाचन आयोग में था, तो वहां पे निर्वाचन आयोग में मेरे 3 मेंबर बेंच था। चेयरमैन सर थे, डेप्यूटी चेयरमैन थे और 2 डेप्यूटी चेयरमैन थे। अब वहां पे भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वहां पे 3 हमारे मेंबर थे जो, और 2 सांसद थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2017-18 का बात है ये। उस समय क्या हुआ कि
देयर वाज अ डिवीजन इन द पार्टी, स्प्लिट इन द पार्टी। Alright. उपेंद्र कुशवाहा अलग चले गए और ये जो बाकी लेजिस्लेचर है, ललन पासवान और ये संजीव श्याम सिंह, सुधांशु शेखर, ये सब अलग हो गए। तो देयर वाज अ कंटेस्ट रिगार्डिंग द सिंबल को लेकर के। Okay. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हम लोग कंटेस्ट कर रहे थे, 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो वहां पे हम जीते थे, हमें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा मिला था 2019 के इसमें लोकसभा चुनाव में। अच्छा। लोकसभा चुनाव में आज भी ऑर्डर शीट्स में। अब उसके बाद फिर जब वो केस खत्म हुआ तो देन सिनेरियो बदले। सिनेरियो बदलने के बाद सी, जो अभी कोई केस लड़ते हैं तो बोथ द एडवोकेट्स नो द फेथ ऑफ द केस। It is the judge who is on trial. It is not the advocates who are making the trial. अगर आप किसी के वकील हैं और हम किसी के वकील हैं, हम दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। Exactly. लेकिन it is the judge who is on trial. Yes. जज साहब को जो डिसीजन होगा उनको पता करना है कि कौन सच्चाई निकला कौन ना निकला। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द रिकॉर्ड, दैट डिपेंड अपॉन द पेपर। हमारे पास आज भी कितने क्लाइंट्स आते हैं जो कि बेसिकली कहते हैं कि ऐसे ऐसे हैं। आई नो कि वो गलत है बट उनका पेपर सही है। हाँ। Everything goes in legal is on papers. It does not go on emotions. That is very important. Needs to be understand. अब clients आते हैं आज भी हमें कहते हैं वकील साहब ये सुन लीजिए वो सुन लीजिए। सिंपली कहता हूँ कि give me papers. वो एक मूवी देखा होगा आपने, जॉली LLB। तो कहता है कि आप पेपर दे दो तो मैं मान लूंगा कि ये शाहरुख खान है। तो वो सिंपल एस्पेक्ट है, गिव मी पेपर आई विल गिव यू द रिजल्ट। Yes. Yes. सिंपल एस्पेक्ट है ये। Alright. एंड जजेस का भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, Judges are very respectable person. कभी ऐसे उनके साथ कभी इनफॉर्मल बातचीत हुई है और सब गोलगप्पा खाया हुआ है? आज 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं पटना हाई कोर्ट। हाँ। फिर आपको 26 जनवरी को जाते हैं। Okay. 26 जनवरी को जजेस आते हैं। हाँ। तो अच्छी जजेस का लाइफ बहुत ग्लैमरलेस है। दे डोंट हैव अ ग्लैमर, Okay. दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ। एंड द पर्सनल लाइफ, अबाउट द पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ के बारे में मैं क्या किस पे कमेंट करूं। तो पर्सनल है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, उनके अच्छा, साथ का फैमिली है। और ऐसे जो इनफॉर्मल बातचीत इनफॉर्मल बातचीत में जजेस आर वेरी वेरी सपोर्टिव पर्सन कि आप ऐसे करो, यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। Judges know once they sit into a chair, he becomes something different because he's having an authoritative power. पर वो मरीन ड्राइव पे जाके चाउमीन नहीं खा सकते हैं। नहीं खा सकते, सही बात। वो दिख गया तो बहुत पंगा। वो किसी के शादी में भी नहीं जा सकता, लेकिन गएंगे नहीं तो मीडिया से दूर रह के अपना लिफाफा देके अपना निकल जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। Right. जजेस के इतने इम्पोर्टेंट जजमेंट्स उनके हाथ पर रहते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है। एंड दे हैव टू बी अपीयर एंड बी नॉन बायस्ड। ऐसे अगर किसी के साथ दिखेंगे तो हो सकता है कभी कोई एग्जैक्टली वो रहेगा। बिल्कुल। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, एक जेन्युइन काउंसिल जिसका पर डे अपीयरेंस हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में है, एक मैं सिर्फ बिहार के स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, पटना को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। सिनेरियो आप मान लीजिए कि एक जेन्युइन काउंसिल के पास टाइम ना के बराबर है। एडवोकेट्स की लाइफ इतना हाईली शेड्यूल्ड है, इतना हैवी ट्रैफिक है इस लाइफ में कि अपने बच्चे तक को टाइम नहीं दे पाते हैं। अब कोई कहता है कि वकील पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो अपना लाइफ भी तो आपको दे रहे हैं। क्या गलत है कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं? तो राइट, वे आप खुद आए हैं उनके पास क्योंकि आप परेशानी में हैं। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड वी एडवोकेट्स आर द पिलर, या फॉर श्योर, पिलर फॉर इंश्योरिंग जस्टिस टू द कॉमन पर्सन। एक बार आप किसी को हमारे साथ ले करके दिखाइए, समय नहीं मिलता है अच्छे से खाना खा लेने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। सुबह निकलेंगे नाश्ता करके तो रात का फिर खाना ही नसीब होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम। इतने फाइल पेंडिंग्स इतने पड़े हुए हैं, हर कोई को लगता है एक कॉमन सिनेरियो है कि लॉयर्स जस्ट कॉस्ट, दे कॉस्ट बट दे आल्सो वर्क। वो काम आपको समझ नहीं आता है। आपका जो केस है वो केस आपको आजादी के बाद से वैसा कितना केस हुआ है वो सारे को पढ़ना, उसमें क्या विक्ट्री मिला था, उस विक्ट्री को आपके केस में अप्लाई करना, अप्लायंस ऑफ लीगल माइंड, दैट इज अ रियली अ टफ जॉब। आप जो चीज जज को दिखाइएगा, जज साहब उसी के हिसाब से फैसला देंगे। साइटेशन ऑफ केस लॉ, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉ। तो हैव यू एवर फेल्ट सम फिजिकल प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर या फिर कुछ वैसा? कमर में दर्द हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाती है, कोर्ट से उतने कोर्ट दौड़ रहे हैं, कोर्ट भी दूर दूर है। अभी कोर्ट नंबर 9 में है, 10 मिनट बाद बहस कोर्ट नंबर 15 में है। 9 और 15 में अच्छा खासा दूरी है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर है। एंड व्हाट इज द स्लीपिंग आवर? स्लीपिंग आवर बहुत टाइट ही रहता है। ऑनेस्टली बताए तो जेन्युइन काउंसिल द स्टेट ऑफ बिहार,
कोई 12 बजे से पहले सो नहीं पाता एंड ही हैव टू वेक अप एट 6:30 सीरियसली? सीरियसली। कारण ये है कि जो केस उनका लगा हुआ है वो केस में किस तरह से प्रस्तुत करना है, वो आप खाली समय में ही जहाँ पे पीसफुल माइंड है वहीं आप स्टडी कर सकते हो। दिन भर तो आप लोग से मिलोगे, कोर्ट में जाओगे, स्टडी कब करोगे? जीतने के लिए स्टडी, और जीत ही आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा। करेक्ट। सक्सेस इज ओनली दैट मैटर्स इन द मार्केट राइट। एंड नथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, दिस माय वर्ड्स। राइट। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब थोड़ा सा पेशे की तरफ बढ़े, बिकॉज बिहार में एडवोकेसी परस्यू करने के बाद एडवोकेसी करना, अपनी जिंदगी उसमें इन्वेस्ट करना, और उसके बाद तमाम इश्यूज और तमाम चीज़ों को देखना, इसमें एक बहुत बड़ा इशू आता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, बट दहेज की प्रथा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है यहाँ पे, और सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए कि दहेज प्रथा रुके, दहेज न लें न दें, ऐसे कई सारे स्लोगन्स भी सामने आए। सो हाउ डू यू सी द सिनेरियो राइट नाउ? क्या दहेज देने में या लेने में कमी आई है? व्हाट इज द पोजीशन? ऑनेस्टली मैं बात करूं, 2024 में हम लोग है, अभी जून का महीना है, हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। आज के डेट में सर 97 to 98% केसेस डाउरी के फॉल्स है। फॉल्स केसेस है, लड़की विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम बना रही है लड़के को। मेरे पास मेरे टेबल पे आज के डेट में मोर देन 100 केसेस है जिसमें एक लड़का अच्छे जॉब लिया हुआ है, आईटी कंपनी में, बैंगलोर में है, पंजाब में है, गुड़गांव में है, हरियाणा में है, अलग अलग बिहार का रहने वाला लड़का है। इंटरकास्ट मैरिज की अब शादी हुई, वही अफेयर हो गया उनका, क्योंकि आजकल वो सिस्टम चल रहा है, मैक्सिमम वो सिस्टम चल रहा है। लड़की ने दहेज का केस कर दिया, 498A 3/4 डाउरी एक्ट, क्रुएल्टी का केस कर दिया। लड़का ने 1 रुपए नहीं लिया, लेकिन लड़की ने केस कर दिया, तो वो तो हार जाएगी केस, ऑफ कोर्स। मैक्सिमम अभी 97 to 98% केसेस जो लड़कियां कर रही हैं, दैट इज ओनली टू एक्सटॉर्ट मनी इन द स्टेट ऑफ बिहार ऑल्सो। हमारे पास फोन्स आते हैं, हमारे पास कॉल आते हैं, सर किसी तरह लड़का को जेल करवा दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम नहीं किया, वो मुझे वहां घुमाने नहीं ले गया, घुमाने नहीं ले गया। चीजें कितनी बिगड़ रही हैं, चीजें कितनी, कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और क्या अब्सर्ड सुनने को मिला है सर? बहुत बातें अब्सर्ड सुनने। फॉर एग्जांपल सपोज एक अभी पटना का ही एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़का है जो कि कहीं आईटी में ही काम कर रहा है पटना में। उनकी जब रहने वाले उन लोग सिवान के हैं, फैमिली मदर, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, दैट इज प्रोफेशनल हो जाता है। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे उन लोग गए, शादी वादी हुई पटना में, शादी भी 2022 में हुई। 24 में लड़की डिवोर्स किस बेसिस पे मांग रही है? उनका डिवोर्स का ग्राउंड क्या है कि मुझे रेस्टोरेंट्स खाने खिलाने नहीं ले जा सकते। सच एन एब्सर्ड। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? व्हाट आर वी स्ट्राइविंग टुवर्ड्स? दिस इज अ वेरी तो एम्पैथेटिक। तो केस करने से पहले दिमाग में ये नहीं आता है कि यार सबूत तो केस वहाँ इस बात पे करे तब तो खाना उसका केस ही नहीं लेगा कि रेस्टोरेंट नहीं ले जाता है। वो तो बाइफर्केशन और ऑल्टरेशन करके सारा डुप्लीकेट चीज लिखती है। अच्छा, किसी के घर में कि मेरे से इतना लिया, ताना मार रहा है दहेज का। थिंग्स बिगाड़ना चाहे तो बहुत बिगड़ सकता है, और सुधारने के लिए चीज सुधरती भी है, तो आपके हाथ में आता है। अब सिनेरियो ये आ जाता है सर कि मैक्सिमम केसेस जितने भी डाउरी का आपने क्वेश्चन उठाया है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली कह दिया है कि बेल्स लड़के को मिल जाना चाहिए, लड़के या उनके रिलेटिव पे। पंडित जी पे केस कर दे रहा है कि ये इस पंडित ने शादी करवाया था, पंडित तक को नहीं छोड़ रहा है। आया हुआ है केस हमारे पास। अब जज साहब के पास गए, हुजूर ये तो पंडित है, इनका बेल मिलना चाहिए। जज साहब भी हंस दिए कि क्या कहा जाए। लड़ने के लिए का कोई एंड नहीं है। अब यहाँ तक चाहिएगा लड़ते रहिएगा, क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है टू गेट लीगल एड, लेकिन आपको चीजों के साथ सत्य भी तो आना है। अब अगर डाउरी का क्वेश्चन उठ जाए तो लड़कियां अब विक्टिम नहीं है सर, अब नहीं है। 2005-2010 तक हुआ होगा, आज के डेट में सर लड़के विक्टिम। हाँ 1-2% है जो मैं एग्री करता हूँ, बहुत ग्रास रूट लेवल में है जहाँ पे दारू पी रहा है, एक्सवाइजेड सिनेरियो है। अब आप पूछ सकते हैं बिहार में तो दारू बंद है, कैसे दारू? हाँ उस पे तो ऑफ कोर्स बात करेंगे, उसके लिए तो एक पूरा का पूरा सेगमेंट है। तो यहाँ पे अब सिनेरियो, अभी हम डाउरी पे ही अगर स्टिक करते हैं तो सर सिनेरियो बहुत डिफरेंस है सर। हाँ। एक कॉन्सेप्ट आ गया है लड़कियों में कि भाई इट्स कॉल्ड पापा की परी, जो कि आप भी सुन रहे होंगे, अभी काफी मीम्स भी उस पे काफी बन रहा है। डोंट बी अ पापा की परी, लाइफ बहुत छोटा है।
ट्राई टू एंजॉय लाइफ, जो है उतनों में खुश रहिए। मेन सेक्टर हमारा डाउरी का है। If the boy is not able to fulfill the demands of the girl, तो क्या क्वेरी उठ जाता है हमारे समाज में कि क्या कल होकर के उसके पिता वो सारा डिमांड्स पूरा करते थे? वो हाई लेवल शौक, जहाज से उड़ना, वो हाई रेस्टोरेंट्स में जाना, हाई गाड़ियां, क्या आपके पिता वो कर पाते थे? तो मिडिल टू मिडिल क्लास को हम लोग डेली डील कर रहे हैं। And this is not something to question. In fact, किसी को हराने से नहीं चढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रेरा का बेसिक काम क्या होता है? देखिए, रेरा का जो कॉन्सेप्ट है अपुल जी, ये रियल, पहले फुल फॉर्म को समझिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। करेक्ट। अभी क्या है, 2016 से पहले भारत में बिल्डर, वो माफिया, ये सब ऐसा माहौल बना दिए थे कि खरीदार का कुछ चलता ही नहीं था। खरीदार के पास सिर्फ ऑप्शन था कि कुछ गड़बड़ हुआ तो इधर क्रिमिनल केस कीजिए या फिर कंज्यूमर में जाके केस कीजिए। 2016 के बाद भारत सरकार ने कानून लाया है रेरा का। ये कानून बेसिकली आपको बचाता है। किसको बचाता है? आज के दौर में पटना जैसे जगह में हर मिडिल क्लास का सपना है कि एक घर हो, इन द फॉर्म ऑफ एन अपार्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ हम एक कट्ठा का जमीन ही हो जाए। तो रेरा जो है वो प्रोमोटर को दायित्व देता है, ड्यूटी देता है। तो कौन है प्रोमोटर? हु आर द प्रोमोटर्स? प्रोमोटर्स इसमें जितने भी बिल्डर्स हैं, जो भी माफिया या जो भी लैंड जो बेच रहे हैं, they have to get themselves registered from RERA. What is the registration? रेरा का एक सेट पैरामीटर है, सेट रूल्स है कि ये पेपर आप जमा कीजिए। अच्छा। तब मैं आपको, बिल्डर को परमिशन देता है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराइए। ओके। डॉक्यूमेंट्स लाइक लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स लाइक टाइटल पेपर, डॉक्यूमेंट्स लाइक जितने भी मोटेशन के डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स लाइक बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि जमीन मालिक और बिल्डर के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो जाता है। ऑलराइट। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि जमीन मालिक का जमीन है और बिल्डर का पैसा लगेगा। तो जमीन मालिक को इन ल्यू ऑफ द लैंड ही विल बी गेटिंग 42 या 45% ऑफ द फ्लैट्स। ऑलराइट। सपोज 100 फ्लैट बन रहा है तो 45 उसका हो गया। अच्छा। और 55 बिल्डर का हो गया। ठीक है। तो अब जमीन मालिक के अलॉटी हुआ कि प्रोमोटर हुआ, इसके बारे में रेरा ने पूरा हाईलाइट किया है। रेरा ने पूरा बताया है कि अगर जमीन मालिक खुद के रहने के लिए कर रहा है, खुद के रहने के लिए उसको रख रहा है, तो ही इज एन अलॉटी। इफ ही इज सेलिंग, इफ ही इज यूजिंग एज ए कॉमर्शियल, देन ही इज अ प्रोमोटर। तो रेरा के अंदर पहले प्रोमोटर को समझ लीजिए। प्रोमोटर वो लोग हैं जो कि अपार्टमेंट बनाने को फैसिलिटेट करते हैं या जमीन बेचने या बेचवाने को फैसिलिटेट करते हैं। अब प्रोमोटर का वाइसी वर्सा उल्टा हो गया अलॉटी। अलॉटी वो है जो खरीदते हैं, ग्राहक हुए। तो ग्राहक के जितने भी राइट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए रेरा का कानून आया और ये बहुत अच्छी कानून है और ये बहुत वाइड एस्पेक्ट में बिल्डर्स का मोनोपोली को कम किया है। क्योंकि आज के 2016 में आप आम्रपाली का केस सुने होंगे, ये बिल्डर्स गो ऑन अ वे, बिग कार्स, बिग बाउंसर्स है इनके पास। कोई मिडिल क्लास आदमी का 50 लाख 60 लाख रुपया जो जीवन का कमाई है वो लेकर के आप मकान ले लिए और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या सेंस रहता होगा उनके, पिस के रह जाता होगा, कुछ कर नहीं सकता, कानून में थोड़ा समय लग जाता है। तो रेरा आया है स्पीडी डिस्पोजल के लिए। उनका एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है और ये टाइम फ्रेम देते हैं। कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी as per your whims and wishes. All right. The construction will have to be completed within a parameter of 4 years from the date of grant of RERA registration certificate. Promoter को तो लाइबिलिटी को कितना उसने रिस्ट्रिक्ट किया, काफी ज्यादा अपने पैरामीटर बनाया। करेक्ट। कि इतना में आपको करना है। तो अब अगर किसी को उससे दिक्कत होती है तो रेरा में जाके केस करते हैं, अलॉटीज केस करते हैं। करेक्ट। काफी केसेस हैं, अभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रेरा ने डील भी किया। रेरा बिहार की काफी इफेक्टिवली काम भी कर रही है, उसमें कोई ये नहीं है। अब इम्पोर्टेंट पैरामीटर आ जाता है कि रेरा कानून कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। बहुत कोई बिहार में है, दरभंगा में बैठे हुए, भागलपुर में बैठे हुए, मुजफ्फरपुर में बैठे हुए, रेरा सब पे लागू है। लेकिन फोन करके अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई क्या इस पे रेरा लागू है? कहाँ कहाँ रेरा लागू नहीं होता है वो चीज को आप समझिए। जहाँ पे टाइटल सूट है, दो पार्टी के जमीन के बीच में टाइटल सूट है, वहां रेरा का कानून लागू नहीं होता है।
जहां पे लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बिल्डर के पास नहीं है या वैसा रेरा रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिला है, तब रेरा का लागू नहीं होगा उस पर कानून। करेक्ट। तो अगर आप, क्यों कहा जाता है कि कोई भी आज के समय में कोई भी मकान लीजिए तो इट चेक वेदर इट इज रेरा रजिस्टर्ड और नॉट, इट इज अ लीगल पैरामीटर। अब लोग तो खुद सजग हो चुके हैं, खुद देख रहे हैं। तो आप लीगल में रेरा के वेबसाइट पे देखिए, RERA-Bihar.gov.in पे, और पता कीजिए कि जो मकान हम दे रहे हैं क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है। पहली बात, मकान या जमीन, दोनों दोनों। इसमें 3 तरह की रेरा में रजिस्ट्रेशन होती है। पहला तो वो बिल्डर जो मकान बना रहे हैं, दूसरा वो लैंड ओनर जिनको क्लस्टर्स ऑफ लैंड बेचना है उनको भी रेरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और तीसरा एजेंट की भी रजिस्ट्रेशन होती है। सपोज देयर इज अ पर्सन जो कहता है कि हम आपको मकान दिलवा देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। The broker, that is the broker. He also has to obtain a RERA certificate. That is a mandatory provision of law. All right. तो अगर आप किसी ब्रोकर के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि क्या आप रेरा रजिस्टर्ड है। और अगर आप नहीं पूछे, आपने अनअवेयर होके वो ले लिया, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी क्या जिम्मेदारी है, फिर आपको रेरा के अंदर आते हैं कि नहीं वो। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा, और बिल्डर अब रेरा रजिस्ट्रेशन ले रहा है, दैट इज अ मैंडेटरी। अगर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन लिए हुए वो अगर एडवर्टीजमेंट भी करता है तो दैट वायलेट सेक्शन 3 ऑफ द रेरा एक्ट, और हैवी पेनल्टी उस पर लगता है। पेनल्टी 2 बियॉन्ड 10 lakhs। अच्छा, इतना पेनल्टी चला जाता है उसमें। प्रोजेक्ट के रेशियो के ऊपर रहता है, प्रोपोर्शनेट शेयर उसमें बनता है, उस हिसाब से रेरा चार्ज करता है। तो अब कोई भी बिल्डर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के करता नहीं, लेकिन बहुत कोई है जो पुराने, जैसे आप 2016 से पहले का अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो क्या उस पर रेरा एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा उस पर रेरा एक्ट। सिविल केस उसके लिए जाना पड़ेगा। बहुत कोई है जो आके केस कर देते हैं, कहते हैं कि 2010 का मेरा अपार्टमेंट है, 2005 है, रेरा कवर्ड नहीं हो रहा है ना। वो लॉ जहां से आया वहां से आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। कितने ऐसे केस लॉ है जो कि अथॉरिटी ने खारिज किया है। अब आप रेरा में कोई केस लड़ते हैं, रेरा से वो केस हार जाते हैं या जीत जाते हैं, तो आपके पास रेरा तो आपको बेली रोड में है, बेली रोड में हनुमान मंदिर के इधर साइड में है। अब अथॉरिटी से ऊपर रेरा रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल है, रीट जिसको कहते हैं, बिहार रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो पंत भवन में है, 4th फ्लोर। ठीक है, वहां से अगर आप हारते हैं या जीतते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में आइएगा, ट्रिब्यूनल में आपका केस चलेगा। और ट्रिब्यूनल में भी आप आगे कंटेस्ट करना चाहते हैं तब आप मिसलेनियस केस फाइल करके हाई कोर्ट में कंटेस्ट कीजिएगा, MF केस करके। ऑलराइट, तो ये पैरामीटर है जो कि लीगल हम लोगों को बताना चाहेंगे कि रेरा आज के समय में पटना में जितने भी जगह है, हथुआ मार्केट हो गया, आपको इधर गोला रोड हो गया, शैना नगर हो गया, राजीव नगर हो गया, अब तो जमीन ही नहीं बचा है पटना में। अब तो लोग बिहटा की तरफ जा रहे हैं, बिहटा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हर जगह रेरा लॉ आपको लागू है। रेरा की सजगता को समझिए, रेरा के वेबसाइट पर सारा डिटेल अपलोड किया जाता है। अगर आप नहीं डिटेल चेक कर पाते हैं, कोई ओल्ड एज पर्सन है, यू मे विजिट रेरा ऑफिस which is in बेली रोड near हनुमान मंदिर, नियर हनुमान मंदिर। करेक्ट। अब वहां जाके बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया जाएगा। करेक्ट। और कोई भी मकान ऐसा ना खरीदिए जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है बिहार में, या जमीन आज की दुनिया। जैसे अभी हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोमोटर्स हैं जो लैंड बेच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में 1 कट्ठा जमीन का, पटना में 1 कट्ठा जमीन का मतलब हुआ 1361 स्क्वायर फीट, 1361 स्क्वायर फीट। लेकिन कुछ प्रोमोटर्स है जो कि उधर बीटा के साइड में क्या कर रहे हैं कि हम भाई पूरे सोसाइटी डेवलप करके दे रहे हैं आपको, और वो सोसाइटी में 1 कट्ठा का मतलब 1200 स्क्वायर फीट, और 161 स्क्वायर फीट आपका कवर हो जाएगा पार्क में, कॉमन में। अच्छा, तो इस पे ये लोगों का रहता है कि हमको सेल्फ चाहिए, खुद का एक्वायर्ड लैंड चाहिए। अब वो क्या करता है कि वो सोसाइटी बेचने लगता है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं, ऐसा है अभी 1-2। बिल्कुल, बीटा की तरफ तो बहुत सारे ऐसे बहुत फर्जरी हो रहे हैं। तो बीटा एम्स की तरफ अगर जाइएगा, एम्स की तरफ जो जमीन लिया जा रहा है, तो वहां पे पहले पैरामीटर चेक कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन हम आपके व्यूअर्स को रेंडर कर। प्लीज डू टेक द इंफॉर्मेशन एंड देन ओनली बाय द लैंड। लैंड ऐसा चीज है जो आप आफ्टर 50 ही मोस्ट प्रोबेबली खरीदते हैं। 20 साल 25 साल तो पैसा कमा रहे हैं, परिवार को प्रोक्योर कर रहे हैं, देन आफ्टर यू आर गोइंग। अब कुछ तरह के डिस्प्यूट्स और भी आते हैं, ये तो रेरा का एस्पेक्ट था।
और भी कुछ तरह के डिस्प्यूट आते हैं जहां बिल्डर और लैंड ओनर के बीच डिस्प्यूट होती है। चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जमीन है, उस पे हम मकान बना रहे हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब बिल्डर क्या करता है कि मकान सही समय पे बनाता नहीं है। रेरा का भी लॉस तो है, लेकिन लॉ नहीं मानने वालों के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? करेक्ट, पेनाल्टी ही लगा सकते हैं, जेल ही में बंद कर सकते हैं, इससे आप फांसी तो नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। और तुरंत आप अपने मन से खड़ा भी नहीं कर सकते बिल्डर। तो रातों रात आप अगर जब भी आप कोई ऐसा मकान खरीदने जाइए जहां शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बिल्डर एंड लैंड ओनर, प्लीज चेक इज देयर एनी एग्जिस्टिंग लिटिगेशन केस गोइंग ऑन, क्योंकि ये दोनों पार्टी छुपा लेता है। अच्छा, कोई केस चल रहा है, रेरा में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई केस चल रहा है, ये चेक कर लीजिए। अभी ऐसे कितने मेरे पास मेरे टेबल पे केसेस है जहां पे बिल्डर ने छुपा के, केस के छुपा करके, अब लोग भी देखते हैं कि भाई 50 लाख का चीज 30 लाख में मिल रहा है, 2 BHK अपार्टमेंट मिल रहा है, तो वो चले जाते हैं। लेकिन जहां पे बिल्डर और लैंड ओनर का केस चल रहा है और कोई एक पार्टी जीत जाता है, सपोज लैंड ओनर जीत जाता है और कहा जाता है कि जो बना कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है या प्रोविजंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा नहीं हुआ। जैसे कि जब भी आप मकान खरीदिएगा तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वहां दोनों का दस्तखत चाहिए सेल डीड पे, जो केवाला कहते हैं। किसका किसका दस्तखत चाहिए? लैंड ओनर का भी दस्तखत चाहिए और आपको बिल्डर का भी दस्तखत चाहिए, क्योंकि बिल्डर सिर्फ सुपर बिल्डअप एरिया आपके नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। बिल्डर आपके नाम पे पावर ऑफ द लैंड नहीं ट्रांसफर करता है, वो पावर वेस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर पे। ऑलवेज क्रॉस चेक वेदर इन योर सेल डीड दोनों का सिग्नेचर है कि नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। करेक्ट। और किसी भी ल्यू में नहीं आइए, किसी भी लोभ में नहीं आइए। ऑलवेज हैव अ वायबल अप्रोच कि भाई जो हम ले रहे हैं वो कोई लिटिगेशन तो नहीं है उसमें। बिल्कुल, इसको लोग एब्सकॉन्ड कर देते हैं। बिल्कुल। महीने में नॉर्मली एक लॉयर या फिर एक एडवोकेट कितना कमा लेते हैं? इफ यू आर इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप नॉर्मल एक एडवोकेट हैं तो क्या क्या आमदनी आती होगी? सो ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो कहा जाता है कि वकील के पोते लैंड रोवर से नीचे नहीं उतरते हैं। जेन्युइन सी बात है। तो नो डाउट ये पैसा बहुत कंपटीशन है, ये पैसा में बहुत अप्स एंड डाउन है, बट वंस इट टेक्स अ फ्लाइट, एक बडिंग लॉयर के लिए मंथली 10 लाख कमाना कोई मुश्किल बात। 10 लाख मंथली मंथली? और वो वाइट मनी होगा बिल्कुल। और लॉयर्स इनकम टैक्स वो तो आपके पास कैश में आ रहा है। अब तो फिर भी यूपीआई का जमाना आ चुका है, बट इट्स अ वेरी ऑनेस्ट ट्रूथ, वेरी ऑनेस्ट रिव्यू कि यू कैन नॉट गो कि एक सीए, एक डॉक्टर और एक एन एडवोकेट व्हाट्स जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो आप उसका पैरामीटर लगा नहीं सकते हैं। वो उनको पता चलता है उनके बच्चे कहाँ है, उनके फैमिली स्टैंडर्ड क्या है, उसी से आप एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। दैट इज वेरी कैसे, हाउ डज दिस वर्क मैन? दिस वर्क्स बिकॉज एक पूरा है जो हमारा एक तरह से सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ जानकारी आप कह लो या फिर नॉलेज कह लो, एक्सपीरियंस कह लो। आज आप किसी डॉक्टर को रखिएगा, सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाइएगा, चाहे आपका पेट खराब ही क्यों ना हो, 800 की जगह 2500 रुपए आप उसको पे कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? बिकॉज ही इज हैविंग 20 to 25 years in this profession and he's having multiple attended multiple seminar, so much of paper publication. This also apply to our advocacy process. Like suppose I am an advocate, suppose I am an advocate. Now जिस तरह के हम अभी सिविल केसेस देख रहे हैं, क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, एक कोई पेपर लेके आया, वो आधा घंटा कुछ कुछ बोलेगा, हम 5 मिनट पे समझ जाएंगे कि मामला क्या है, सिम्टम क्या है उसमें। करेक्ट। हमको into it और रिजल्ट हम देंगे। If I yield the result, if I render the result, the client is himself going to bring more clients to me. The value increases in such a way. Right. तो ये important aspect आपको समझना है। अभी तक आपने किसी को देखा हाईएस्ट अर्न करते हुए तो कितना देखा है? There is no limit sir. Honestly हमारे सुप्रीम कोर्ट्स में तो डॉलर्स में लेते हैं। They charge in dollar. वो भी मैं इंटर्नशिप के समय का बात बता रहा हूँ। अब तो आई थिंक $50,000 to $75,000 दे चार्ज करते हैं। पटना में तो फिर भी अभी हम लोग लाख में ही है, उन्हें कॉस्टिंग इन डॉलर्स। The scenario changed from each and every client. And what about your career? Has the flight taken off?
Yes, sir. With the God grace, my flight has taken off Nice. and we are doing good. But I myself try my best कि मंथ में मैं 3 केसेस फ्री में करूं. अच्छा. हालांकि टाइम नहीं मिल पाता है. किसी को ये प्रॉमिस कर देना कि मैं फ्री में कर दूंगा, कभी कभी मेरे ही ऊपर बाउंस बैक कर जाता है. कारण क्या है कि आपने प्रॉमिस कर दिया और उस समय आप किसी और केस में हो. किस समय कहाँ केस लिस्टिंग होगा किसी को पता है. करेक्ट. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. बट मेरे जूनियर्स है, अप्रोक्स 10 to 12 है, सब कोई हम लोग एक टीम की तरह युगांतर लीगल्स में काम कर रहे हैं. और युगांतर लीगल्स का बेसिकली एस्पेक्ट यही है कि वी सर्व विद द मिनिमम. ऐसा कुछ एस्पेक्ट नहीं है कि आप बड़े परिवार से हैं तो आपसे हम ज्यादा लेंगे, या छोटे परिवार से है तो आपसे जो एक एवरेज है वो मेंटेन करेंगे. एक एस्पेक्ट है ये. That's nice. एग्जीबिशन रूट से जब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स नाला रोड, तो एक पूरा का पूरा एक रोड आता है भट्टाचार्य रोड. भट्टाचार्य रोड. और वहाँ पे एक लाइन से कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपके बाइक्स के पीछे के नंबर्स बनते हैं या फिर लेटर्स डिजाइन करते हैं. हाँ. ऐसी कई सारी दुकानें हैं वहाँ पे. तो ये काफी सालों से मतलब ये दुकानें वहाँ पे है, राइट. तो इन दुकानों के पास कभी कभार ऐसा होता है कि अब वहाँ पे शायद जमीन का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वहाँ से निकलो, अब हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे रहें. हालांकि दे आर प्रैक्टिसिंग देयर बिजनेस सिंस लास्ट 70-80 years. तो ऐसे में ऐसे शॉपकीपर्स, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, ये एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इस चीज को समझिए, वो शॉपकीपर्स का खुद का नहीं है. दे आर बेसिकली अ टेनेंट. और 60 to 60% का अगर रेशियो लिखिए, ईच वन इज हैविंग अ इविक्शन सूट गोइंग इन द लर्नेड सब्जेक्ट कोर्ट. ठीक है, पटना से सदर में अभी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. you know about I completely know about this. अब जितने भी एविक्शन सूट्स चल रहे हैं, इट्स गोइंग सिंस लॉन्ग, क्योंकि 12 साल का पोजीशन हो गया है. और फिर मैक्सिमम वहाँ के ओनर्स दे आर नॉट स्टेइंग इन द पटना. वो लोग बाहर भी जा चुके हैं. मैक्सिमम कोई कनाडा में, कोई यूएस में, कोई यूके में. और वो लड़ना इसी के लिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ केस में फंसेंगे तो उनको वहाँ इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगा. करेक्ट. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको डिपोर्ट कर देगा. इसी के लिए ये इस बात को ये वेल अवेयर है. ये जो वहाँ भट्टाचार्य रोड का आप बात कर रहे हैं, वो वहाँ वेल अवेयर है इस बात के कि हमारा अपर हैंड है जो टेनेंट है, क्योंकि वो उसको मालिक जो है उनको वापस ला सकते हैं. हम मालिक भी देखते हैं कि हम यहाँ सेटल हो चुके हैं, अच्छा सब चीज चल रहा है अब्रॉड में, तो क्यों हम जाए पंगा करने के लिए. मैक्सिमम वहाँ जो टेनेंट्स है वो, बाकी बहुत चीज ऑन स्क्रीन हम नहीं कह सकते हैं. ओके. लेकिन थिंग्स आर नॉट वेरी गुड. वहाँ पे बहुत चीज है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है. अच्छा. और सिर्फ मालिक को डराते रहता है कि एक केस कर देंगे हम और आप वापस आ जाइएगा, सब चीज छोड़ के. ये सही भी है. मोस्ट ऑफ देम, 40 to 60% का रेशियो हमने बोला. सिंपल, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, यही केस कर देंगे. वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएगा, वही आके केस लड़िए. अब वो भी देखेगा कि केस जीतना हारना तो बाहर की बात है, वो तो छूट जाएगा हमारा अब्रॉड का. दे आर वेल सेटल्ड देयर. ये सब एक एस्पेक्ट है वहाँ इम्पोर्टेंट. और अभी हाल में शराबबंदी हुई है बिहार में, इसको लेके क्या व्यू पॉइंट है? पहले तो ये कि ये पूछना चाहते हैं कि कई सारे लोग कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, कि इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा है. शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रही है, विच इज नॉट अ वेरी a thing which is hidden now. It's quite there. शराबबंदी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लिटरली कई केसेस आते होंगे बिकॉज कि शराबबंदी किसी के लिए जैसा भी हो, बट हम वकीलों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट का ही जरिया हो चुका है. ऑनेस्ट रिव्यू, नो एनी हैशटैग और फिल्टर. ये वकीलों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन गया है. आप देखिए, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के रास्ते या उधर दरभंगा के हो, नेपाल से आते हुए रास्ते, जितने भी लिकर मोतिहारी एंड ऑल, यूपी नेपाल से जितने भी लिकर्स आते हैं दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, या रैंडमली भी आते हैं, तो ट्रक ड्राइवर को पता ही नहीं है कि उसमें लिकर है. उनको कह दिया गया कि हाँ भाई जाओ. उसको पता है कि कुछ कार्गो है या कुछ सामान है जो अपना जा रहा है, और ओनर कोई और है. अब वो फंस रहा है. अब ओनर उसका बेल भी करा रहा है,
तो ये हम काउंसिल्स के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। हर काउंसिल के पास बिहार में, वेदर इन लोअर कोर्ट और इन हायर कोर्ट, कुछ ना कुछ कम से कम महीना में 10 से 12 केस नगर का आता ही है, दैट इज फॉर श्योर। कोई दारू पीते हुए पकड़ा गया, हालांकि अभी तो संशोधन भी हुआ है कि पहला 2 बार पकड़ाएंगे तो फाइन देके जमा हो जाएगा, और फिर लोअर कोर्ट से बेल नहीं हुआ तो हाई कोर्ट से बेल होगा, फिर ट्रायल होगा। तो थिंग्स आर वेरी, फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ गुड फॉर लॉयर्स। लेकिन लोग तो परेशान, जो एस्पेक्ट से, जो नोबल एस्पेक्ट से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको किया, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और एक गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज एक लिमिटेड है। 2 लाख आपके पास पुलिस कैपेसिटी है, 13 करोड़ का आपका आबादी है, करेक्ट। गवर्नमेंट तो जब तक पीपल उसको खुद विलिंगनेस नहीं करके एक्सेप्ट करे, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? राइट, देयर आर सो मेनी बैरियर्स। यस, तो इस एस्पेक्ट को लेकर के अब लिकर का बहुत तरह का र्यूमर है। कोई मांझी साहब कह दिए कि लिकर हटा देंगे, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है। जो केस हुआ था वो पेंडिंग हुआ था, इन्होंने चैलेंज किया था, कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। हाँ, करेक्ट। तो वो इम्पोर्टेंट, अभी तक पेंडिंग चल रहा है, तो चल रहा है। अभी तो लिकर बैंड हुआ है बिहार। कुछ केसेस आए तो आपके पास? बहुत केसेस, महीना मैंने बताया ना, हर वकील के पास, whether it's a young council, whether it's an old council, 12 से 15 केस लेकर का पक्का है। कभी बहुत सीरियस गाड़ी पकड़ा जा रहा है। सीरियस केस क्या होगा इसमें? जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 मिलने का कोई 8 चक्का गाड़ी है, हाँ। 8 चक्का गाड़ी है, उसमें कम से कम 5000 लीटर दारू आ रहा है, 5000 लीटर दारू, 5000 लीटर दारू हरियाणा की तरफ से आ रहा है, वैशाली में पकड़ाता है गाड़ी। अब 5000 लीटर दारू आ रहा है, उस ड्राइवर तो भाग गया या ड्राइवर का बेल हुआ, अब गाड़ी का जो ओनर है वो गाड़ी छुड़वाने में लगा हुआ है। अब थाना में क्या होता है कि थाना में गाड़ी लगा रहा है, गाड़ी का चक्का, गाड़ी का बैटरी, गाड़ी का इंजन सब गायब हो जाता है। ये ऑनेस्ट बात है, ग्रास रूट लेवल की बात है, उसको डिनाई हम कैसे कर सकते हैं? गाड़ी छूटने में कमिश्नर क्या, डीएम क्या रिप्रेजेंटेशन दीजिए, कमिश्नर क्या रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर हाई कोर्ट में जाइए। तो लॉयर्स आर अर्निंग, आप अर्निंग पॉइंट पे पूछे तो हमने अर्निंग पॉइंट पे बताया। सिविल डिस्प्यूट्स है, it goes from long and long। कोई ऐसा नहीं है कि lawyers wants that court उसको खत्म ना करे, लॉयर वांट कि केस खत्म हो जाए। प्रोसेस ऑफ को समझिए, अगर सिविल में हम देते हैं तो पहले समन होगा, पहले प्लेंट फाइल होगा, फिर समन होगा, अगला पार्टी आता है, रिटन स्टेटमेंट जमा करेगा, उसके बाद फिर उसके आगे कोर्ट सेक्शन 89 दोनों को मेडिएशन का फैसिलिटी देगी, इसी के बीच में इंजंक्शन हो जाएगा, इंजंक्शन ग्रांट होता है कि नहीं होगा, फिर मिसलेनियस करके हाई कोर्ट में चला जाएगा। जो भी पैरामीटर आपको सिविल का है वो यहाँ पे क्या बताए, वो तो हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, इशू फ्रेम होगा, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, एविडेंस होगा, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, तो 3 से 4 साल लग जाता है। अब महीना में एक केस का एक डेट पड़ता है, तो साल में 12 डेट पड़ा, बहुत अर्जेंसी है तो आप 15 मान लीजिए, तो 4 साल में आपका कितना पड़ा? अगर एक हफ्ते में 15, एक महीना में अगर 15, एक साल में अगर आपको 15 डेट पड़ रहा है, तो साल में 4 साल में आपको कितना पड़ा? 60 डेट पड़ा, तो 60 डेट पड़ा, तो 60 डेट का प्रोसेस आप मान के चलिए कि सिविल में आपको मिनिमम इतना लगना है, उससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बार जजेस नहीं रहते हैं अवेलेबल, कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है। ये मैं ग्रास रूट सिविल कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में टाइम कम लगता है, यहाँ सिर्फ लॉ पॉइंट पे बहस होता है, और एरर इन लॉ क्या है, एरर इन जजमेंट क्या है, वो बताया जाता है। करेक्ट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सिविल कोर्ट, करेक्ट, जहाँ लोग डेली इन्फ्लुएंस के साथ जाते हैं। हाई कोर्ट में तो फिर भी 1-2% लोग हैं जो पास बनवा के आते हैं, लेकिन यहाँ तो सब हर के लिए ओपन है। बिल्कुल, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा गया है, ये तो डायरेक्ट पीपल का, ये फैक्ट पे काम करता है, राइट, बेसिक, राइट। ये एक एस्पेक्ट है जो कि चेंज होना चाहिए, और चेंज सिस्टम में जो लॉ है, ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा रिजिड है, यू हैव टू गो थ्रू, लॉयर कैन नॉट हेल्प यू। यस, बहुत सारे अभी मेरे आपके पॉडकास्ट में फोन हमारा बज रहा है कि मेरे डेट का क्या हुआ, केस में क्या हुआ, डेट में क्या हुआ, तो अभी हालांकि आज संडे है, आज हम लोग कर रहे हैं, अब उसको क्या बताया जाए कि भाई लास्ट डेट उसका 2 सप्ताह पहले था, उस दिन कोर्ट नहीं बैठा, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और कोर्ट में भी नहीं आएंगे, सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जहां वो एक्सेसिबल है आने के लिए, दे आर नॉट कमिंग।
इसलिए वकील साहब देख लेंगे। विश्वास ठीक है, विश्वास अच्छी बात है, लेकिन फिर शक भी वही लाता है, तो शक ना करें आप। करेक्ट। ये सब बात कई सारे एक्सीडेंटल केसेस भी आ रहे हैं आजकल, हम बहुत सारे मेजर्स भी ले रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है आजकल, तो कैमरास भी काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे हाईवेज और ब्रिजेस के बनने के बाद आई थिंक इट्स द लैक ऑफ अवेयरनेस, स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं हम, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पर एक्सीडेंट का एक्सीडेंट जो होते हैं तो जाने वाले जो है वो तो चले जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, व्हाट अबाउट द सर्वाइव? What about the survive? This is a very basic and a very important question. अब देखिए सर्वाइवर जो है उनके पास जो लीगल रेमेडी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ, that's all. तो yeah. नो संतावना तो लोग देते हैं, लेकिन लीगल में वो क्या कर सकते हैं? MACT एक्ट के तहत, जैसे पटना में मैं बता रहा हूँ, MACT मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ओके, ट्रिब्यूनल्स है। अच्छा। पटना में क्या है कि बिहार में अगर आप पटना को पकड़िएगा तो पटना में आपको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ क्लेम केस करना पड़ता है। व्हाट इज क्लेम केस? सेक्शन 166 से MACT का बताता है कि कोई भी सर्वाइवर कोई है जिसका डेथ हो गया है, डेथ होता है तो FIR होता है, FIR होता है तो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के आधार पे वो रीजन ऑफ डेथ बताता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे बॉडी में लगा, XYZ रीजंस बताता है, तो वो एक पैरामीटर हो जाता है, लीगल पैरामीटर। अब उस बेसिस पे आप क्लेम केस कीजिए कि सपोज किसी के फादर का डेथ हो गया, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, 10 साल के, 12 साल के, उसके ऊपर 3 डिपेंडेंट है, तो हु ऑल आर द डिपेंडेंट्स? डिपेंडेंट्स में बी द वाइफ, डिपेंडेंट्स में बी द मदर, जो भी उसके डिपेंडेंट है, बच्चे डिपेंडेंट, अच्छे हो सकते। वो सारे मिलके क्लेम केस कर सकते हैं। भाई मेरे वो अर्निंग था, ये था, कंपनसेशन में हमें जो भी वो उनके काउंसिल जो बताते हैं 50 लाख 60 लाख। फिर क्योंकि बसेस ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बस से होते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो मैटर आ जाता है। अब वहाँ क्या होता है कि बहुत बार तो केस होने से पहले ही कंपनी वाले सेटल कर देते हैं, लेकिन जहाँ सेटल नहीं होते हैं लेकिन फाइल अ केस अंडर सेक्शन 166 ऑफ MACT, और वहाँ पे उनको ट्रायल होगा, ट्रायल होके कोर्ट विल मैक्सिमम केसेस में उनको पैसा मिलता है, 99.9% केसेस में कैसा मिलता है। अब 1% केस ऐसा है या 0.1% ऐसा केस है जहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाए कि एक्सीडेंटल डेथ है, तो सिनेरियो अलग है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में पैसा मिलता है, डिपेंडेंट को पैसा मिलता है, दैट इज वेरी श्योर, दैट इज फॉर श्योर। इतने ऐसे केसेस में हम लोग कंटेस्ट किए हैं जहाँ पे 3 साल 2.5 साल लगा है, नो इशू, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, और डिपेंडेंट को पैसा मिला है, एक एस्पेक्ट बड़ी बात है। हाँ। कोई ऐसा लाइफ इंसिडेंट बताइए वेयर यू एक्चुअली जहाँ पे एक्चुअली अंदर से ऐसा फील हुआ था कि यार जस्टिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। देखिए न्यायपालिका तो सबके लिए बना है, ठीक है, एक इंसान को चाहिए क्या, संभाल के सफल बात है। अगर आज आप प्यासे हैं तो आपके लिए पानी से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग किया है और किसी ने आपको साबित करवा दिया कोर्ट में कि हाँ आप गलत नहीं हो, तो आपसे बड़ा उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम में उससे बड़ा भगवान आपके लिए कोई नहीं है। जहां आपका डिग्निटी, जहां आपका सोशल वैल्यू, जहां आपका जितने भी सराउंडिंग फैक्टर्स है सब दांव पे लगे हुए हैं, एंड यू हैव बीन प्रूव्ड दैट यू आर नॉट गिल्टी। उस समय तो वो आदमी आपके लिए, ऐसे कितने इंसिडेंट्स आए हैं। अभी एक मॉलेस्टेशन का केस देख रहे थे, 17 या 18 का फाइलिंग था, अभी तक चल रहा था। अच्छा, लड़के ने काउंटर फाइल कर दिया, काउंटर केस कर दिया, दोनों डिस्टेंट रिलेटिव ही थे, और इन्होंने किया मॉलेस्टेशन का, लड़की वो सच में मॉलेस्ट होती थी। हम काउंसिल से पता चल जाता है फैक्ट ऑफ द केस पे कि रियल केस है कि फॉल्स केस है या जस्ट एक मैन्युफैक्चर्ड केस है। केसेस भी आजकल कई तरह के हो रहे हैं, रियल केस, मैन्युफैक्चर्ड केस, या जबरदस्ती का केस करवाना फॉर सीकिंग फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, वो तो अच्छा एस्पेक्ट है। अच्छा, तो एक केस था जिसमें लड़की सच में AN कॉलेज में थी और she was being molested by this boy? उस बॉय उनके फैमिली मेंबर ही थे, शायद मौसी मासी ये सब था। So ये पढ़ती थी यहाँ पे थी, अभी आई तो क्या करे, अब जैसे वो वेरी ग्रास रूट लेवल की लड़की हुई, अब कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते थे, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह। हमने कहा कि कंप्लेन केस फाइल कीजिए। अब कंप्लेन केस फाइल किया तो खुद के मौसी का लड़का है, कैसे हम करें, ये करें वो, तो ठीक है। ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक you बार, have to raise the voice. हाँ,
अब आप उसने रेस कर दिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उस लड़का ने भी फॉल्स एक केस किया कि मेरे घर से चोरी कर ली, ये कर ली, फलाना कर ली, तो वो मैन्युफैक्चर्ड केस था। बट लड़का अब इस स्टेज पे है वो केस कि आज के डेट पे इस सब चीज हो चुका है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबब्ली ही अभी फाइनल हियरिंग बचा हुआ है, तो वो गिल्टी तो वो साबित होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लड़की ने मुझे कोर्ट में बोला कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं, वकील भी तो एक भगवान ही है। वाह, तो ये एक सुन के अच्छा लगा। उसमें कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कि भाई ये तो बड़ा बात, चलते चलते कोर्ट कॉरिडोर्स में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे आपको लोअर कोर्ट में, फिर बड़ा बात हो जाता है किसी के लिए। बिल्कुल। तो लॉयर भी आप ही के बीच में से है, और लॉयर का हमारा मानना है कि कोई कहता है कि बिहार में कहता है कि भाई काला कोट है, पैसा ले लेगा। पैसा ले लेगा तो किसके लिए पैसा ले लेगा? आपका काम कौन कर रहा है? जिस काम के लिए आप परेशान हैं, जिस काम के लिए आप रो रहे हैं दिन रात, पूरा परिवार आपका हैवॉक में है, उसको वो सॉल्यूशन दे रहा है। करेक्ट। तो वो चार्ज कर रहा है, तो वो क्या बुरा कर रहा है? Obviously, it's a profession. It's a profession. It's complete open and shut profession. इसमें सिंपली है भाई, पैसा दीजिए, काम कराइए, सिंपल सी बात है। काम करने वाले तो 2000 में भी काम कर रहे हैं, Correct. और वही काम के लिए लोग 2 लाख भी ले रहे हैं। तो विजडम आपका है। और आज के डेट में इन द स्टेट ऑफ बिहार मोर देन 1500 हमारे क्लाइंट है। हमारे युगांतर लीगल्स हम चला रहे हैं, 1500 प्लस क्लाइंट है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट मिला करके। और 3-4% को छोड़ भी यदि दिया जाए, क्योंकि कहीं तो गलत को भी डिफेंस, अगर आप सही है या गलत है, आप एक वकील है तो आपको अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल को डिफेंस रखना है। बिल्कुल। वेदर रेपिस्ट को क्या डिफेंस नहीं मिलता है क्या? बिल्कुल वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो 3-4%, 5% केसेस को छोड़ करके हमने न्याय पूरी तरीके से अवेलेबल कराया है। एक प्लेटफॉर्म हमारा युगांतर लीगल्स का है, क्योंकि हम व्यूअर्स को भी आपके जानो जंक्शन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि युगांतर लीगल्स आशियाना नगर में ऑफिस है हमारा, और हम लोग वहाँ दानापुर सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, रेरा, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, ये सारे के केसेस हम लोग देख रहे हैं। किसी भी तरह का फ्री लीगल एडवाइस आपको चाहिए, एक ऑफिशियल और एक डेकोरम आवर में आप फोन कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल सैटरडे नाइट था, कल रात 1 बजे कॉल आता है, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो माइंड पीस में होना चाहिए। तो वो एक एस्पेक्ट होना चाहिए। एक डेकोरेटिव आवर में आप फोन कीजिए, हम आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, हम पर्सनली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि हमारे अंदर काफी जूनियर्स है, राहुल और ये सब है, लेकिन फिर भी हम उसमें पर्सनली ट्राई करते हैं। आपको कोई भी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भी क्रिमिनल प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि जबरदस्ती आपके ऊपर बनाया गया है। प्रॉब्लम लीगल में ज्यादातर है क्या? प्रॉब्लम यही है कि जेलसी एक प्रॉब्लम है, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं। That is why they file it. बिहार में सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम है, पड़ोसी से डर जल रहा है, सक्सेस से जल रहा है, बहुत ज्यादा है ये। अब अभी एक चीज आपको हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक नया एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब जिनका हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास है। अब उन लोग डरे हुए हैं। एग्जैक्टली। अब उन लोग डरे हुए हैं ये समझते हुए कि भाई अब हम क्रिमिनल केस है हमारे ऊपर, हमारा तो जॉब हो गया, वहां उसको क्रिमिनल एंटीसीडेंट बताना पड़ता है। तो क्या हम कंसील करें? कंसील मत कीजिए, पहले तो ट्राई कीजिए। जो पिताजी माताजी घर के हर बुजुर्ग कहते हैं कि ट्राई टू बी सिंपल, काम से काम रखिए, मामला खत्म कीजिए। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है तो उसको कंटेस्ट करके उसमें एक्विटल लेने की कोशिश कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीज होती है ना, एक्विटल या कन्विक्शन। आप एक्विट हो जाइएगा, वहां लिखिएगा कि एक्विटल है इसमें। करेक्ट। और कंसील मत कीजिए। बहुत से ऐसे जॉब है, जैसे 2-3 दिन पहले ही एक मैटर आया हुआ था, वो इसमें था SSB में, सशस्त्र सीमा बल में, कंसील कर दिया, किसी ने जानकारी दे दी कि इसके ऊपर केस चल रहा था और उसका जॉब चला गया। 3 साल जॉब किया फिर चला गया। हालांकि गवर्नमेंट का अपना भी पैरामीटर है, चेक कराता है थाना के थ्रू, अब चेक होती है, लेकिन कभी कभी नहीं चेक हो पाती है। राइट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी तो देखिए सर। राइट। और गवर्नमेंट जो करेगी, आप क्या कर रहे हैं, आपको वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसील नहीं करना चाहिए। Correct. है तो बता दीजिए, हाँ भाई है तो बता दीजिए। Correct. ट्राई टू बी अ स्टेबलाइज्ड सिटीजन इन द सोसाइटी, डोंट गो फॉर शो ऑफ, बी सिंपल एंड ट्राई टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस। जिसको आप सक्सेस चाहते हैं, कहना चाहते हैं
आपके नजर में पैसा कमाना एक सक्सेस हो सकता है, आपके नजर में आपको फेम मिल जाना एक सक्सेस हो सकता है, गुड आपके लाइफस्टाइल। मे बी अ गुड लाइफस्टाइल, मे बी क्रैकिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम इज अ सक्सेस। यस, तो सक्सेस जो भी आप चाहते हैं, स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट। करेक्ट। Don't go for show up, don't go for fights because hot-blooded always lands in the prison. ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स। राइट, तो हमने बहुत चीजों को क्लियर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा के बारे में बताइए, क्या करता है वो? मेरे पिताजी हमारे पिताजी पॉलिटिशियन है। हमारे पिताजी बेसिकली शुरू से ही ऑनरेबल सीएम के साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ, और काफी 90s 89 से ही वो जुड़े हुए हैं। और पिताजी हमारे नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, क्या बात कर रहे हैं आप? और हमारे पिताजी स्पोक्स पर्सन भी थे 2005 में नीतीश कुमार के वोट सर के साथ। क्या नाम है उनका? फादर का हमारा नाम संजय वर्मा हुआ। अच्छा। और हम उन्हीं के लड़के, उनके 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 एस्पेक्ट से ही हमें काफी प्रमोशन भी मिले हमारे फील्ड में। तो कभी ऐसे पॉलिटिक्स और में जाने का मन नहीं हुआ? पॉलिटिक्स पापा तो पॉलिटिक्स में ही, हम भी घुस ही जाएंगे। पैशन अपना अलग अलग है। अवर इज अ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है यहाँ पे बिहार में। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो कास्ट बेस्ड में हम लोग उतने फॉरवर्ड कास्ट में हम लोग आए, तो वहाँ कहीं सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर हमें पैशन हमारा जुडिशरी की तरफ बहुत हाई है। यहाँ डायरेक्ट लोग से आप डील कर रहे हैं, अच्छा, तो रो रहे हैं, नहीं ले रहे, रो रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो पैसा लेते हैं और ये करा देते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग। तो ऑनेस्टली बात हम बता रहे हैं, हुआ तो हुआ, वरना पैसा गया। यार, इससे कभी ऐसा नहीं है कि भाई बेटा पॉलिटिक्स में आ जाओ? नहीं, दैट सी लॉ एंड पॉलिटिक्स हाँ, दोनों हाँ, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट। राइट, यू एज यू सेड, या अगर इस राइट साइड का वो बीम है तो लेफ्ट साइड का ये बीम है। तो दोनों बहुत जरूरी। दोनों एस्पेक्ट बहुत जरूरी है लॉ में। करेक्ट। सोसाइटी को चलाता है दो ही, आइदर पॉलिटिशियन दैट इज थ्रू द पावर ऑफ मेकिंग बिल, पावर ऑफ मेकिंग लॉ, पावर ऑफ मेकिंग रूल, और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं जुडिशरी। तो कोई एक सीख जो पिताजी से मिली, मे बी अभी या बचपन में, जो याद रह गई होगी? जैसे कोई एक लाइन कभी कभार पेरेंट्स बोल देते हैं तो वो याद रह जाता है हमेशा के लिए। एकला चलो रे। Who says that? कोई सपोर्ट आपके आज के मॉडर्न वर्ल्ड में है कहाँ? ये कहा अंकल ने? ये उससे पिताजी ने हमें अक्सर कहा है, कई बार कहा है कि जब जहाज डूबते रहता है तो जहाज का कप्तान अगर मार्केट में कहेगा कि मेरा जहाज डूब रहा है, तो मार्केट के और भी नाविक उसको आ करके मार देंगे। हमेशा बोल्ड रहना है और जो है उसको प्रेजेंट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट। जो है अगर आप उसको प्रेजेंट कीजिएगा तो you will be in a fair trial. If you go for a show off, if you go for XYZ excuses, lavish life, be a normal person, be a person with having a certain courtesies. वो एक important aspect है। Wow, beautiful, beautiful. तो I think that इसी मैसेज पे we should end this beautiful talk कि एकला चलो रे, as it's said कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी जर्नी है, and I think there should be no comparisons, there should be no greed, and you should not look towards others कि यार इसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, आपने क्या किया? You should focus on that. So in the same way we are also moving, Jana Junction is also moving, we are moving towards creating a good brand of news जहाँ पे हम आर्ट और न्यूज़ दोनों सर्व कर सकें, ऐसे कॉन्वर्सेशंस सर्व कर सकें जिससे इतनी पुख्ता इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक जा पाए. So thank you so much for being here and letting us know so much about advocacy and aspects related to it. Thank you so much, Saurabh. Welcome. Thanks.